हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ. सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो. आज का चैप्टर हमारा रहेगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट. एंड रिसेंटली हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करा है मिनिमम वेजेस एक्ट. अपने बच्चों ने मुझे डिमांड करी थी कि मैम जोक सुनाया करो. बेटा कॉलेज में जोक तो इसलिए सुनाती थी क्योंकि मेरे पीरियड तक आते आते स्लीपी हो जाते थे. बट आज एक आपको टिप दे रही हूँ. एक काम कीजिएगा, बट डू नॉट टेक इट पर्सनली. ओके, जब शादी में आंटियां बोले ना अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा है, तो किसी के फ्यूनरल पे जाके बोल दो आंटी अब अगला नंबर आपका है. डोंट डू इट सीरियसली. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ. स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. ओके, ये एक्ट आया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के नाम से 1923 में, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1924 से. उसके बाद इस एक्ट में सेवरल अमेंडमेंट्स आए थे. 1933 में, 84, 95 और 2009 में. जो 2009 वाला अमेंडमेंट था, इसने इस एक्ट के नाम को बदल के रख दिया. पहले एक्ट का नाम क्या था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. बाद में इसका नाम हो गया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट. ओके, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि वर्कमैन से कॉम्पनसेशन, वर्कमैन से एम्प्लॉय पर जाना. और उसका रीजन ये था कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड करना था. यानी कि ये पहले सिर्फ वर्कर पर एप्लीकेबल था, लेकिन लेटर ऑन ये एम्प्लॉय पर भी एक्ट एप्लीकेबल हो गया. आगे समझते हैं. ये जो एक्ट लाया गया था, ये सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए लाया गया था एम्प्लॉय को और वर्कर्स को, जिनकी जो फेस करते हैं हार्डशिप्स को, जो कि रिजल्ट होती है किसका? एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का. अब मैं आपको इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाती हूँ. मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक्स लिमिटेड करके. यहाँ पे कुछ भी सपोज कीजिए कोई आर्टिकल बनता है, ठीक है. अब इस आर्टिकल के अंदर मशीन्स लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, जो उस आर्टिकल को बनाती है. इस मशीन में एक एम्प्लॉय रामू नाम का, इसका क्या हुआ? हाथ इस मशीनरी के अंदर आ गया. और उसके बाद क्या हुआ? इसका हाथ क्या हो, ये क्या हो गया? डिसेबल हो गया अपने हाथ की वजह से. तो इसको अब जो डिजीज हुई या फिर जो डिसेबलमेंट हुई, वो किस रीजन से हुई? फैक्ट्री में काम करने की वजह से. तो इसी तरह से कई तरह की हजार्डस ऑक्यूपेशंस होती है जहाँ पे एम्प्लॉय की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना जरूरी होता है. तो इसीलिए वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉयज के लिए ही ये एक्ट लाया गया. अब इस एक्ट के तहत जो एम्प्लॉयर होगा इस फैक्ट्री का, वो लायबल रहेगा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए रामू को. ठीक है. आप देखिए, कॉम्पेंसेशन सिर्फ डिसेबलमेंट के केस में ही नहीं प्रोवाइड करा जाएगा, कॉम्पेंसेशन डेथ के केस में भी प्रोवाइड किया जाएगा. यानी कि अगर रामू प्रभु को प्यारा हो जाता तब भी उसे कॉम्पेंसेशन दिया जाता. बट ऊपर जाकर के उसको नहीं दे के आएंगे रामू को, तब कॉम्पेंसेशन किसके देंगे? रामू के डिपेंडेंट्स को, यानी कि उसकी फैमिली मेंबर्स को. ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट इस एक्ट के अंदर. ओके, आगे समझिए. जो डिसेबलमेंट है, दैट कैन बी पार्शियल और टेम्परेरी. यानी कि डिसेबलमेंट पार्शियल भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है. यानी कि उसका थोड़े टाइम के लिए फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या फिर उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया. तो आप इस तरह की डिसेबलमेंट भी हो सकती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डिसेबलमेंट है वो 3 दिन से ज्यादा के लिए होनी चाहिए. अगर 2 ही दिन में कोई ठीक हो जाता है तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. आगे समझते हैं. जो प्रॉब्लम है, मतलब जिस भी तरह की डिजीज है या फिर जो डिसेबलमेंट है, वो कैसे होनी चाहिए, आपको ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है. आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी कि ये जो डिसेबलमेंट हुई है किस कारण से हुई है? उस एम्प्लॉयमेंट, उस नौकरी के कारण से ही उसको ये डिसेबलमेंट हुई है. ठीक है. और ये बेसिकली होता क्या है डिसेबलमेंट? लॉस इन अर्निंग कैपेसिटी. ओके, लॉस इन अर्निंग कैपेसिटी यानी कि किसी एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी में कमी आ जाना, और वो कमी जो कि पहले नहीं थी, जब एक्सीडेंट से पहले या एक्सीडेंट के टाइम तक वो कमी उसके अंदर नहीं थी. ओके, आगे देखिए. एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर ड्यू डेट के 1 महीने के बाद भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड नहीं कराया तो एरियर पे 6% इंटरेस्ट के साथ साथ एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द फर्दर पॉइंट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं. और ये जो कमिश्नर्स होते हैं, इनके पास सिविल कोड के जो पार्ट्स होती है वो सेम पार्ट्स इस कमिश्नर के पास भी होती है. इन कमिश्नर्स का काम क्या होता है? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन के हर केस को सॉल्व करना. ओके, और उसके बाद इस कमिश्नर की डिसीजन पे अगर किसी को कोई एतराज रहता है तो वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. और हाईकोर्ट में कब तक अपील करनी है? समझिए कि
जो ये कमिश्नर है इसने 23 अप्रैल को अपना डिसीजन दिया, ठीक है। अब आगे 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, जो कंपनी है उसका एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई नहीं होता या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता इसके डिसीजन से, तो वो जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कमिश्नर के अगेंस्ट, ओके, या फिर केस के अगेंस्ट। अब आगे ऑब्जेक्ट को समझते हैं। जो ये ऑब्जेक्ट है ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए दिया गया एम्प्लॉय को, ओके। अब यहाँ पे देखिए किस वे में, कॉम्पेंसेशन के वे में, ताकि उनके साथ भी सोशल जस्टिस हो। जो एम्प्लॉयज डिसेबल हो जाते हैं इन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उन्हें किसी तरह का लैक फेस ना करना पड़े, ठीक है। आगे समझिए कि और यहाँ पे कॉम्पेंसेशन कौन किसको देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। अब समझते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को, ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे, फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशंस में, मोटर प्रोपोगेटेड व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में, उसके अलावा क्रू वर्कर्स के लिए भी, रेलवेज के लिए भी, शिप्स के लिए भी, सब यहाँ पे इसके लिए इन सब के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ जहाँ पर किसी भी तरह के कोई हजार्डस ऑक्यूपेशंस कैरी आउट होते हैं तो वहाँ पे, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यानी कि जो ऑक्यूपेशन शेड्यूल 2 के अंदर स्पेसिफाइड है वहाँ पे भी अगर किसी तरह का हजार्डस ऑक्यूपेशन के कारण किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है, किसी तरह की डिसेबलमेंट हो जाती है या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, तो वो एलिजिबल है कॉम्पेंसेशन के लिए। और रेस्ट ESI का पॉइंट क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर है तो उसे यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो यहाँ एनरोल रजिस्टर्ड नहीं होगा। एंड द रीजन बिहाइंड कि ESI तो ऑलरेडी उसको बेनिफिट प्रोवाइड करा ही रहा है ना, तो दो जगह बेनिफिट वो क्लेम नहीं कर सकता है। अब एक बहुत छोटी सी चीज मुझे आपसे और के साथ साथ ये जरूरी है कि मैं आपको ये तीनों टर्म्स का मतलब क्लियर कर दूं। देखिए इंजरी क्या होती है, जब किसी तरह की चोट लग जाना, जैसे कि किसी एम्प्लॉय का हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अभी एम्प्लॉय का हाथ है और ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली सिर्फ एक इंजरी है कि सर्टेन कुछ टाइम के बाद ये फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। और डिसेबलमेंट क्या होती है, सपोज कीजिए उसका हाथ टूट ही गया, ये एक हाथ का हिस्सा, ये दूसरे हाथ का, ये हाथ का दूसरा हिस्सा, और ये क्या हो गया आपकी बीच में से उसका हाथ ही अलग हो गया, सपोज करो टूट ही गया, तो ये क्या है, डिसेबलमेंट, ठीक है, जो कि ठीक नहीं किया जाएगा, वो डिसेबलमेंट है, उसको लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। फिर तीसरी चीज डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। इस ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए मैं आपको याद दिलाती हूँ आपकी 6th या 7th क्लास का एक चैप्टर, जिसमें आपने सुना है कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस होता है, वहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने उस चैप्टर में साथ ही साथ एक चीज़ और भी पढ़ी है कि जो चूड़ियाँ बनाते हुए वो जो लाइट एमिट होकर के आती है वो आंखों को खराब करती है, आंखों की पावर को कम कर देती है। तो वहाँ पे काम करने वाले हर एम्प्लॉय की आई पावर क्या होती है, वीक होती है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज इसी तरह की डिजीज होती है जब किसी पर्टिकुलर काम को करते हुए आपके किसी ऑक्यूपेशन की वजह से वो दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, जैसे वहां पे चूड़ी बनाने वाले हर कारीगर की आई पावर लो होगी। तो इस तरह की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज। और ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय के साथ एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स उसने कॉन्टिन्यूसली उस ऑक्यूपेशन में काम किया है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ESI एक्ट एंड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट। अब देखिए डिफरेंस को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, स्कोप। देखिए स्कोप जो है ESI का वाइडर है। वाइडर क्यों है, क्योंकि ESI जो है एम्प्लॉय के साथ साथ उसके डिपेंडेंट्स को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सिर्फ डिसेबलमेंट के ही बेनिफिट्स या फिर इंजरी डिजीज के ही बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कराता है, ये सिकनेस के, मेटर्निटी के और अलग तरह के मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें ECA की, तो इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंजरी, एक्सीडेंट, डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज इस तरह के बेनिफिट्स के लिए कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है। अगर बेटा मैं वेज लिमिट की बात करूं तो ESI में जो एम्प्लॉई 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, ठीक है, जिसका वेज इतना है, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। और अगर मैं बात करूं ECA की, तो यहाँ पे कोई वेज लिमिट नहीं है, चाहे एम्प्लॉय 10,000 कमा रहा हो, चाहे एम्प्लॉय 50,000 कमा रहा हो। अगर उसको कोई भी इंजरी, एक्सीडेंट, डिसेबलमेंट या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है तो एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन पे करेगा। आगे समझते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है 4.75% और एम्प्लॉय जो है 1.75% वेज का कॉन्ट्रीब्यूट करता है
अपने इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो होल कॉम्पेंसेशन की लायबिलिटी है वो किसकी है, एम्प्लॉयर की। अगर मैं लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन की बात करूँ तो ये पैसा कौन देगा इसको कॉम्पेंसेशन के लिए, मतलब इंश्योरेंस वाला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे पैसा कौन देगा, सोनली एम्प्लॉयर, ना तो गवर्नमेंट देगी और ना उसमें एम्प्लॉय का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर 2-3 एजेंसियां भी आती है। और कैसे बनता है ये, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है और इंश्योरेंस कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन कौन करता है इसको, कमिश्नर्स। आगे देखिए कन्वीनियंस की बात करूँ तो ये से बहुत ही ईजी है और कन्वीनियंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपनी अपनी वेजेस का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर कोई किसी तरह की डिसेबलमेंट या फिर कोई भी एक्सीडेंटल कुछ भी रहता है तो उस केस में इसके इंश्योरेंस के वहाँ से जो पैसा कंप्यूट करते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय को दे देते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहाँ पे पहले एम्प्लॉयर उस चीज़ को जस्टिफाई करता है, फिर एम्प्लॉय भी देखता है अपने बिहाफ पे, फिर कमिश्नर उसको करते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हुआ। और साथ ही साथ कि चोट किस तरह की, डिजीज़ किस तरह की, इस तरह की चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी के साथ साथ हमने अपना डिफरेंस भी समझ लिया है।